Hey, hello everyone. Namaste. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I am a service provider as a teacher and a guider. So today I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक अपनी थ्योरी करी थी, उसी के आगे हम अपना थ्योरी कंटेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब जो है वो है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के अंदर जो स्टैटिस्टिक के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। So first point is statistics are aggregates of facts. So statistics जो है वो facts के बेस पे होते हैं। Statistics are numerically expressed. So जो statistics हैं वो कैसे express होते हैं numerically. Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. So statistics जो है वो इफ़ेक्ट करती है कॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ की। इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो इफ़ेक्ट करती है। स्टैटिस्टिक्स आर इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करती है, एस्टिमेट करती है या इनामरेट करती है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। Fifth point is statistics are collected in a systematic manner. So statistic जो है वो systematic manner में collect होती है। Statistics must be collected for a predetermined purpose. So statistics जो है वो कैसी होनी चाहिए, predetermined purpose के लिए collect होनी चाहिए। Statistics should be placed in relation to each other. तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए और प्लेस्ड होनी चाहिए। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। इट मीन्स अ सिंगल फैक्ट इज़ नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो जो एक सिंगल फैक्ट होता है सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। टू बिकम स्टैटिस्टिक्स देयर मस्ट बी मोर देन वन फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक बनने के लिए आपको एक से ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी एग्रीगेट टू फैक्ट्स एज द डाटा बिकम कंपेरेबल। तो कैसा होना चाहिए फैक्ट्स, जो डाटा है आपका वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ताकि हम एक से दूसरे से कंपेयर कर सकें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में थ्योरी में किया था कि हरियाणा में 1000 जो हैं वो मेल्स हैं और 834 समथिंग आपकी फ़ीमेल्स हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन फैक्ट्स में। तो इसी तरीके से हमें स्टैटिस्टिक्स को एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन के लिए हमें एक से ज़्यादा फैक्ट चाहिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। सो न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस्ड होता है स्टैटिस्टिक। Only those statements which can be expressed numerically are statistics. So statistics बेटा वही होते हैं, वही statements होती हैं जिनको हम numerically express कर सकते हैं या जो numerically ही express हो सकते हैं। It does not deal with qualitative statements like students of BCom second are intelligent, India has sufficient food, grains, etc.
सो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस्ड होती है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स से डील नहीं करती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, इंडिया के पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं एंड सो ऑन। तो ये क्वालिटेटिव डाटा को मेज़र नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही एक्सप्रेस करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, और न्यूमेरिकली क्वालिटेटिव को नहीं करते हैं, क्वांटिटेटिव को करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकली एक ही बात है। वेयर एज if we say that sales of Escort Limited during 2001 was rupees 310 crores and rupees 415 crores during 2007, these are statistical facts stated numerically. So जैसा कि कहा गया है कि एस्कॉर्ट लिमिटेड थी, तो उसने 2001 के दौरान ₹310 करोड़ का सेल किया था 2001 में, एंड ₹415 करोड़ का 2007 में। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके न्यूमेरिकली फैक्ट्स हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप ओके। सो जो ये मैंने मार्क किया है ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, और जो ये वाला मार्क किया है ये आपके क्या है, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकली। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सो इसका मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय वेरियस कॉजेस। सो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो बहुत सारे कारणों से इफ़ेक्ट होता है और एक्सटेंट होता है। ओके, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लाइक the production of wheat depends on the quality of seed, amount of rainfall, quality of soil, fertilizer used, method of cultivation, etc. जैसे कि जो प्रोडक्शन है वीट की वो किस पे डिपेंड करती है, सीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेनफॉल का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलाइज़र यूज्ड, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी कॉजेज़ हैं ये जो इफ़ेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा में। फोर्थ पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर इनैमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा मैनी आइदर बी बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिंग और बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। तो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो किस पे बेस होता है, एक्चुअल क्वांटिंग पे बेस होता है या फिर एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है। आप एस्टिमेशन को क्या बोल सकते हैं, प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ये जो है क्या करता है, स्टैटिस्टिकल डाटा बेस्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, there are 70 students present in the class is based on actual counting, while about 5 lakh people were present and read Fort on 15th August this year is based on estimation. So example क्या है इसके अंदर कि there are 70 students present in the class is based on actual counting. So actual counting means कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, जबकि अबाउट 5 लाख पीपल वर प्रेजेंट एट रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में रेड फोर्ट पर कितने स्टूडेंट्स
पीपल प्रेजेंट है, 5 लाख प्रेजेंट है। सो ये इस ईयर का एस्टिमेशन है, राइट। सो ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपके या तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे या एस्टिमेशन। ओके, सो द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर नेवर मैथमेटिकली एक्यूरेट। सो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है वो कभी भी मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे मैथमेटिकली में हम एक्यूरेट निकाल लेते हैं, ठीक है, डाटा कैलकुलेट करके, बट स्टैटिस्टिकल में प्रिडिक्शन पे बेस्ड होता है, एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है, तो ये एक्यूरेटली कभी नहीं निकलता है जिस तरीके से मैथमेटिकल में निकलता है। सो दे पोजेस ओनली रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो ये एक रीजनेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिस्टमैटिक मैनर पे कलेक्ट होती है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू चॉक out a plan keeping in view the objective of data collection, determine the statistical unit, technique of data collection and soon. ओके, सो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में। ये जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ठीक है, व्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। अगर आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढना होता है, राइट, फिर ऑफ डाटा कलेक्शन, फिर उसको डिटरमाइन करना होता है स्टैटिस्टिकल यूनिट में, फिर आपको टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, उसके बाद आपका प्लान जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। सो सिस्टमैटिक मैनर में आपको कलेक्ट करनी होती है। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। सो जो स्टैटिस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड पर्पस से कलेक्ट होनी चाहिए। The objective of data collection must be predetermined and well defined. So जो आपका कलेक्शन है, आप जो भी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपको पहले से ही डिटरमाइन करना है कि आपको किस चीज़ का डाटा कलेक्शन करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। For instance, collection of data on unemployment is vague, but if we say that we want to collect data of unemployment of skilled labor in urban areas of Haryana, it is a well defined objective, right? कि जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप किसी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं और अगर हम ये कहें कि हम ये चाहते हैं कि कलेक्शन जो डाटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट या स्किल्ड लेबर का होना चाहिए अर्बन एरियाज़ में हरियाणा के अंदर, सो ये वेल डिफाइंड है कि हाँ ठीक है, हरियाणा के अंदर अर्बन एरियाज़ में जो है वो कैसे स्किल्ड लेबर होने चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो स्टैटिस्टिक जो है वो कैसे होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड पर्पस पे कलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो इसमें क्या है, द स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कंपेरेबल। तो स्टैटिस्टिकल डाटा है जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, जिन्हें हम कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए आपको मोर देन आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा आर homogeneous. For instance, if we are given the production of wheat, rice and sugar of India during 2007, it is not statistics, as the data are not comparable even though they are numerically stated. सो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि पॉसिबल है कि अगर आप डाटा जो है होमोजीनियस का डाटा लेते हैं, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने मान लो इफ़ वी आर गिवन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर हम वीट का प्रोडक्शन देखते हैं या राइस का या शुगर का इंडिया के अंदर ड्यूरिंग 2007 के टाइम का, सो इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स एज द डाटा आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, ये डाटा जो है वो आप कंपेरेबल नहीं कर सकते हो
क्योंकि आपने तो सिर्फ प्रोडक्शन देखी है वीट, राइस एंड शुगर की इंडिया में ड्यूरिंग 2007. सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक डाटा, even though they are numerically stated. Numerically तो है, but on the other hand, if we are given the production of wheat India during 2005, 2006, 2007, this data is comparable, so it can be placed in relation to each other, right? तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि आपकी जो वीट की प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, तो वो ड्यूरिंग 2005, 2006, 2007 के अंदर जो है वो कितनी हुई है, तो उस डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं. सो ये जो है एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं और कंपैरिजन हो सकते हैं. ऊपर वाले में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बस उसमें हमें ये पता है कि हाँ प्रोडक्शन जो है वो वीट या राइस या शुगर का इंडिया की ड्यूरिंग 2007 में इतना हुआ था, ओके. बट हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. बट इस तरीके से कि अगर वीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग 2005 एंड 2006 एंड 2007 ईयर में, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट. सो जो स्टैटिस्टिक है वो कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए. सो ये जो हमने अभी तक सारे रीड करे हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ये मैंने आपको टू द पॉइंट्स सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं 1 to 7 तक, ओके. आप इसमें से थोड़ा थोड़ा भी लिख सकते हैं. आप अगर थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर आप सारे ये पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्टैटिस्टिक के वो आप लिख सकते हैं. एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें तो वो आप 4 या 5 ही कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम इनफ है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप 7 के 7 भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं थ्योरी पार्ट. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. सो जो स्टैटिस्टिक है वो सिंगुलर सेंस में कैसे होती है, राइट. हमने पीछे वाली वीडियोस में क्या पढ़ा था, प्लूरल सेंस के डेफिनेशंस पढ़ी थी. प्लूरल सेंस के अंदर कैसे होता है स्टैटिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रीड किए थे, राइट. अब यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस के अंदर कैसी होती है तो वो हम रीड करेंगे. सो द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गैदर मस्ट बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. सो जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इकट्ठी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड होनी चाहिए, एनालाइज्ड होनी चाहिए एंड इंटरप्रिटेटेड टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव. और ऐसे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं वो अच्छे से इंटरप्रेट होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, प्रेजेंटेड होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए जो भी आप स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं सिंगुलर सेंस के अंदर. सो थर्स वी रिक्वायर स्टैटिस्टिकल मेथड. इन सब ऑब्जेक्टिव्स को, इन सब डाटा को अगर आपको इन सब इंफॉर्मेशन को निकालना है तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी. तो इसलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड एंड एनालाइज्ड होना चाहिए. नाउ इसकी डेफिनेशंस जो है वो 4 डेफिनेशंस हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है A.L. बाउली के अकॉर्डिंग. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग. सो स्टैटिस्टिक जो है वो क्या है, साइंस ऑफ काउंटिंग. सेकेंड भी जो है वो आपकी A.L. बाउली के अकॉर्डिंग ही है. स्टैटिस्टिक्स में आई राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ averages. एंड थर्ड जो है वो है स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़. ये बॉडिंगटन के अकॉर्डिंग है. एंड द फोर्थ जो है वो है क्रॉटन एंड काउडेन के अकॉर्डिंग, ओके. Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So आप इनमें से 2 या 2 से 3 definitions लिख सकते हैं. ये बहुत easy हैं as compared to in plural sense की definition से, तो ये आप easily लिख सकते हैं.
नेक्स्ट मूव अहेड, हम स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, राइट। जो अब तक हम ये रीड करते आ रहे हैं कि हमें कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, राइट। तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मेथड की ज़रूरत होती है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा की, राइट। सो पहले हम कलेक्शन करते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं एंड देन फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। हम डाटा की किस तरीके से कलेक्शन करते हैं। सो द कलेक्शन, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, ओके। सो कलेक्शन ऑफ डाटा, हम डाटा की कलेक्शन कैसे करते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा कंस्टिट्यूट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की फाउंडेशन पे डिपेंड होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। द डाटा में आइदर बी कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, या तो डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। सो अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो अगर खुद से डाटा को कलेक्ट कर रहा है बच्चे, तो वो प्राइमरी डाटा होता है, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और दे मे बी टेकन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, राइट। सो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट कर रहा है डाटा को तो उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। अगर वो पब्लिश्ड करके या अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट कर रहा है डाटा तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आफ्टर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा दे आर प्रेजेंटेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सो अब हमने क्या किया फर्स्ट पॉइंट में कि हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया। अब उसको हम सिस्टमेटिकली मैनर में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सो द कलेक्शन डाटा में बी प्रेजेंटेड इन 2 वेज। डाटा का जो कलेक्शन होता है वो किस वे में प्रेजेंट होता है, 2 वेज में प्रेजेंट होता है, राइट। फर्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, second is graphic presentation of time series and frequency distribution. ओके, सो ए जो है, ए पॉइंट क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसे हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। और सेकंड में ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, जिसे हम टाइम सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं। बेटा ये अभी सारा थ्योरी पार्ट है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंट कैसे करते हैं डाटा की, ग्राफिकल कैसे प्रेजेंट करते हैं, टाइम सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट करते हैं डाटा को। तो ये आपको प्रैक्टिकली जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा। अब हमने पहले कलेक्ट कर लिया डाटा को, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन दे दी उसकी कि हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब उसका एनालाइज कैसे करते हैं डाटा की। सो एनालाइज ऑफ डाटा ब्रिंग्स आउट द हिडन इन्फॉर्मेशन इनटू लाइमलाइट। सो जो लाइमलाइट के अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो डाटा जो है वो एनालाइज के थ्रू आता है। It involves the use of statistical methods like measure of average dispersion, sequence, kurtosis, correlation, regression analysis and so on. So जो एनालाइज होता है डाटा का वो किस तरीके से होता है, इसके अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम एनालाइज करते हैं डाटा को। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, मेजर ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग भी होते हैं, डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, सीक्वेंस, कर्टोसिस के अकॉर्डिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इन मेथड का यूज़ करके हम डाटा का एनालाइज करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो अब हमने
कलेक्शन कर ली, प्रेजेंटेशन कर ली, एनालाइज कर लिया, अब इंटरप्रिटेशन। अब हम किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। सो इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा। सो जो बेटा डाटा का इंटरप्रिटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है एनालिसिस ऑफ डाटा पे। ओके, जो भी आपका कंक्लूज़न निकलेगा वो डाटा एनालाइज करने के बाद निकलेगा, तभी हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी, आप बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन नीड्स हाई डिग्री। सो जो भी इंटरप्रिटेशन करनी होती है प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस में आपको हाई डिग्री की ज़रूरत होती है, हाई डिग्री ऑफ स्किल की ज़रूरत होती है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। आपको इन्वेस्टिगेटर से अगर आप डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेटर तो खुद से डाटा कलेक्ट करेगा, तो वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ स्किल होनी चाहिए। तो इन सब की ज़रूरत होती है, तभी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उस डाटा की। सो थर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हेल्प्स इन अराइविंग एट सुटेबल डिसीजंस। सो इंटरप्रिटेशन डाटा किस में मदद करता है, आपको सुटेबल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, सो ये जो 4 पॉइंट्स थे ये आपके डाटा स्टैटिस्टिकल मेथड थे जिसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स और लेवल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। स्टे हैप्पी and stay healthy. God bless you. Okay, bye bye.